मैम ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका दावा है कि वो एनर्जीज देख पाते हैं, मतलब आप किसी से बात करते वक्त भी उनकी एनर्जीज पढ़ पाते हैं। क्या आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं? हाँ, इसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं, बैठ के किसी को रेकी दे रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें सामने हमें दिखती हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे इवन ब्लैक मैजिक भी होता है, या कोई स्पिरिट भी होती है, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने अपनी खुद की मतलब वो देखी स्पिरिट कि उसने मेरी टांग खींची कि उठो, और लिटरली मैंने जैसे मैं उठी तो मैंने देखा कि वो दीवार से निकल के चली गई। एक बार मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो वहाँ भी ऐसा हुआ कि उनका एक बेटा, वो उसकी डेथ हो गई थी और एक्सीडेंटली हुई थी, तो वो पीछे आके खड़ा हो गया था बताने के लिए कि जो इतनी परेशान है, मतलब ऐसा मैंने देखा। जब बताया कि वो इस तरह का दिखता है तो बिल्कुल बोली, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि बेटा ही है। मैंने बोला कि ऐसा कुछ है क्या? बोली बिल्कुल है, मेरा बेटा ऐसे ही दिखता है। तो फिर मैंने कन्वे किया कि वो कुछ बताना चाह रहा है आपको। तो एक कॉल आया मुझे कि मैम मुझे रेकी करवानी है। तो मैंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि मुझे मरे हुए लोगों के और ज़िंदा लोगों की आवाज़ें आती हैं। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, छठे दिन वो जो आवाज़ आई, उसको ये आवाज़ आई कि तू रेकी लेगा, कैसे लेगा हम देखते हैं। बल्कि आपने इस बार देखा होगा कि वो सूरज की किरणें राम जी के थोड़े टाइम के लिए, हाँ, थर्ड आई पे की थी। तो सूरज की किरणें क्या हैं, फिर हुए रेकी से। एक मुझे याद है, एक पाकिस्तान में हुआ था प्लेन क्रैश, शायद आपको याद हो, 2-3 साल पहले। वो घरों में चला गया था, याद, उसमें एक लड़का बच गया था, सबसे आगे बैठा था वो, और वो एक ही लड़का बचा था। When we talk about life, there is something beyond your logics. कुछ ऐसा जो आपके फिजिकल और मेंटल रियल्म के अबव है, राइट? हम जब लाइफ की बात करते हैं या किसी अपने के बारे में बात करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसकी सर्जरी करके उनके बारे में जानें। उनसे भी हम कुछ अलग डायमेंशन पे जुड़ते हैं। आज ऐसी ही कुछ फिलॉसफीज पे हम बात करेंगे, जिसमें हम जान पाएंगे कि लाइफ में जो हमें बेयर आई से दिखता है वही सच नहीं है। समथिंग रिलेटेड टू रेकी, समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग। और जैसा कि निकोला टेस्ला ने कहा है कि एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी जानने पे आप अपनी ज़िंदगी को जान सकते हो। तो आज हम ऐसी ही किसी हस्ती से मिलने वाले हैं, कहकशा सक्सेना। She is a very good tarot card reader. She is very famous. I know her personally. She is practicing tarot card and Reiki globally. एंड उनसे आज बात करेंगे, इसी बारे में जानेंगे कि लाइफ में एनर्जी को हम कैसे और डिटेल में समझ सकते हैं, कैसे आप रेकी को और जान सकते हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने अंदर की एनर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। Welcome, ma'am. Welcome to the show, and thank you so much for coming. थैंक यू सो मच। So first of all, मैम, मैं आज जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी क्या है एंड हाउ कम आप रेकी हीलिंग एंड टेरो कार्ड रीडिंग में एंटर हुए हैं। ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरे अंदर ये था, मतलब एक इंस्टेंट होता है आपके अंदर कि कुछ बोल दिया तो वो सच हो गया। ओके। इस तरह से थी, तो तब इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जैसे छोटे हैं 9 साल के, 12 साल के, तो कुछ बोल देती थी, वो सच हो जाता था। और मेरे घर में ये चीज़ थी, जैसे मेरे नाना जी करते थे उस टाइम, तलिस्मान बनाना और ये सब काम वो करते थे। बहुत मशहूर बाबा के नाम से मशहूर थे वो, आगरा में। तो हो सकता है उनके साथ ये चीज़ें मेरे पास आई हैं। बट हुआ ये कि अगर मैं रेकी की बात करूं, तो मेरी मम्मी चाहती थी ये करना, और उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो फैमिली में इतनी व्यस्त थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि बेटा तुम ये सीख लो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि हाँ, जब माँ कुछ कह रही है तो अच्छी चीज़ होगी, और मैंने फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल सीख लिया। पर जब मैंने वो सीखा तो मेरे लाइफ में एक ट्रिमेंडस चेंज आया। जैसे सबसे पहले तो ये चेंज आया कि जो मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कमर में दर्द, तो वो मुझे बहुत था उस टाइम, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी और ये प्रॉब्लम मुझे चल रही थी, बच्चे छोटे थे, तो वो सबसे पहले ठीक हुआ। तो मेरी सेल्फ हीलिंग जब हुई और फिर धीरे धीरे मैंने दूसरों को देना शुरू किया, तो मैं उसमें डीप में जाने लगी, और इस तरह से फिर मैंने और लेवल सीखे और एक ग्रैंड मास्टरशिप ली।
वो सबसे पहले मैं रेकी ही में आई, फिर धीरे धीरे और मोडालिटीज में जाने लगी मैं। ओके। तो अब आज के 28 साल हो चुके हैं मुझे ये एक्सपीरियंस करते करते रेकी, ये मेरी जर्नी रही है। वाओ मैम। सो इसी के साथ साथ आपने टैरो कार्ड फिर कब स्टार्ट किया है? हाँ, टैरो कार्ड को तो हो गए 15 साल, क्योंकि वो होता है ना कि कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और सीखना है। इसी तरह से टैरो कार्ड मेरे सामने आया और कॉल आई कि मुझे ये करना चाहिए, और मैंने वो सीखा। सीखने के बाद जब धीरे धीरे उसमें भी डीप में गई तो प्रेडिक्शंस होने लगी अच्छी। लवली। मैम आज की पॉडकास्ट में हम व्यूअर्स के लिए थोड़ा और इन चीज़ों पे डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि जो भी ये वर्ड पहली बार सुन रहा है बेसिकली उनके लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि रैकी करते वक्त जो रैकी हीलर है खुद, उनको फिजिकली क्या कुछ फील होता है, कुछ एनर्जी आपको फील होती है? एंड जो आपने स्टेप्स के बारे में बताया, प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा और एलाबरेट करिए। जी बिल्कुल। तो रेकी बेसिकली यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, है ना, जीवन शक्ति ऊर्जा है जो हमेशा हमारे आसपास फ्लो करती है। हमें कहाँ से मिलती है? रेकी जो है एक्चुअली जापानीज वर्ड है, रे और की से जुड़ा हुआ है। तो रे जो है वो रेज हैं, ओके, ठीक है ना, तो वो सूरज की जो किरणें हैं वो रेज हैं, और की जो है वो जापानीज वर्ड है पावर मीनिंग। तो वो जो रेज है उससे हमें वो पावर मिल रही है, और ये हमेशा हमारे, क्योंकि सूरज है तो वो 24 घंटे हमारे आसपास है ना, उसकी रेज हैं, तो उसी से हमें ये ऊर्जा मिलती है। तो जब हम बेसिकली क्या है कि अगर हम इस रेकी की बात करें या इस साइंस की बात करें तो वो ऑकल्ट साइंस है, हमें दिखता नहीं है ना, ऑकल्ट साइंस वी कांट सी, पर चीजें होती हैं। तो आपका बिलीफ पे है ये, अगर आपको फेथ है उस चीज में तो बिल्कुल काम करेगा वो। बट ऐसा नहीं कि हमने सुना रेकी और हम करने लगे, ऐसा नहीं है। आपको किसी गुरु से सीखना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, गूगल और किताब पढ़ के नहीं आप कर पाएंगे इसको प्रैक्टिस, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। जब एक बार एक गुरु आपको दीक्षा दे देता है, अट्यूनमेंट दे देता है, आपके चक्रास खोलता है, फिर ये जो रेकी है आपके फ्लो करना शुरू करती है क्राउन चक्रा से, और हाथ से ऊर्जा निकलती है। तो बिल्कुल आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ फ्लो हो रही है, और जब आप किसी को रेकी देते हैं तो आपको वो एनर्जीज पता चलती हैं, क्या नेगेटिविटी है या क्या चीज़ हो रही है उसके साथ, बिल्कुल आपको फील होगी ये चीज़। लवली। मैम ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका दावा है कि वो एनर्जीज देख पाते हैं, मतलब आप किसी से बात करते वक्त भी उनकी एनर्जीज पढ़ पाते हैं। क्या आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं? हाँ, इसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं, बैठ के किसी को रेकी दे रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें सामने हमें दिखती हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे इवन ब्लैक मैजिक भी होता है, या कोई स्पिरिट भी होती है, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं आसपास। उसका ऑरा क्या चल रहा है, कौन सा उसका चक्रा है जो ब्लॉक है, ये चीज़ भी पता चल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता करने के बाद हम रेकी से उसको क्लेंस कर सकते हैं। मैम आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, स्पिरिट भी दिखने लगते हैं। आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने कुछ ऐसी एनर्जी फील करी हो जो नेगेटिव है, या कोई स्पिरिट आपके देखने में आई हो? मेरे पास ऐसा 2 एक्सपीरियंस है। एक तो मेरा खुद के साथ ऐसा हुआ है कि जब 3rd लेवल हम सीखते हैं तो 3rd लेवल पर हमें एक ऐसा मेडिटेशन मिलता है जो बहुत टफ होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लेवल पे चले जाते हैं। तो वो मेडिटेशन हमें सुबह ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, ठीक है। तो वो 3 से 5 के बीच में ही होता था। तो और बहुत टफ रहता है, क्योंकि 3 महीने कंटिन्यूस आपको करना है, 90 डेज का रहता है वो। अगर आपने एक भी दिन छोड़ दिया तो आपको नेक्स्ट डे फिर करना है, मतलब स्टार्ट करना है, ऐसा रहता है। तो जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने अपनी खुद की मतलब वो देखी स्पिरिट कि उसने मेरी टांग खींची कि उठो, और लिटरली मैंने जैसे मैं उठी तो मैंने देखा कि वो दीवार से निकल के चली गई। तो वो बिल्कुल मेरे दिमाग में है आज भी कि वो चीज़ देखी। और एक बार मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो वहाँ भी ऐसा हुआ कि उनका एक बेटा, वो उसकी डेथ हो गई थी और एक्सीडेंटली हुई थी। तो वो पीछे आके खड़ा हो गया था बताने के लिए कि जो इतनी परेशान है, मतलब ऐसा मैंने देखा। जब बताया कि वो इस तरह का दिखता है तो बिल्कुल बोली, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि बेटा ही है। मैंने बोला कि ऐसा कुछ है क्या, बोली बिल्कुल है, मेरा बेटा ऐसे ही दिखता है। तो फिर मैंने कन्वे किया कि वो कुछ बताना चाह रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल।
वेरी इंटरेस्टिंग मैम। सो मैम, जैसे आपने लेवल्स का बताया, रेकी में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल आई गेस होती है, तो ये 3 लेवल्स का क्या वेरिएशन है? बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं इसमें। ओके तो फर्स्ट लेवल में आप सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, ओके और सेकेंड लेवल में फिर डिस्टेंट हीलिंग होता है, जो आप कहीं से भी बैठ के किसी को भी दे सकते हैं। अब्रॉड में है कोई, कहीं भी है, उसके फोटो पे आप दे सकते हैं रेकी उसको। अगर आपने उसको देखा है तो आप मेडिटेट करके भी उसको दे सकते हैं रेकी। तो सेकेंड लेवल पे डिस्टेंट हीलिंग आ जाता है और टच थेरेपी हो जाती है कि टच करके भी आप दे सकते हैं। फोर्थ लेवल पे फिर ये इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए वो कोर्स होता है। सॉरी, थर्ड लेवल पे। फोर्थ लेवल पे आप मास्टरशिप में जाते हो टीचरशिप के लिए, कि अब आप सिखा सकते हो आगे। तो कैसे अट्यूनमेंट देना वो सिखाया जाता है उसमें। लवली मैम, मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि थर्ड या फोर्थ लेवल के टाइम पे कोई एक स्टोन होता है जो हम यहाँ वाले चक्र पे घिसते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, ताकि आपके सारे चक्रास खुल जाएं। कुछ ऐसा आपने भी मतलब फेस किया है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ मेडिटेशन के टाइम पे गुरुजी ने कुछ मतलब आपके चक्रास खोलने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी की हो? अच्छा, नहीं, हमारा तो डिफरेंट है क्योंकि मेरा बहुत ट्रेडिशनल है। मुझे 28 साल हो गया है, तो अब चेंजेस कुछ आ गए होंगे। पर मेरा जो है तब वो उसुई रेकी है। ओके उसुई रेकी इज वेरी ट्रेडिशनल। और जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था वो डॉक्टर मिकाओ उसुई थे। तो उन्हीं के नाम से जो मैंने सीखा है। तो उसमें स्टोन तो नहीं, लेकिन हम हाँ ब्लो करते हैं क्राउन चक्रा पे, जिससे धीरे धीरे सारे चक्रास खुलते हैं। इंटरेस्टिंग मैम, हम इतनी रेकी की बात कर रहे हैं, थोड़ा एक और डीपर लेवल पे मैं बात करना चाहूँगी। आप कर्माज में बिलीव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? जी। तो उसमें जैसे रेकी में मैंने सुना है और लोगों को भी फील कराया है कि जब हम किसी को एनर्जी दे रहे होते हैं, अगर किसी और के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि उनकी नेगेटिविटी आपको भी इम्पैक्ट की हो? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया ये। और सबसे पहली बात कि हम इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। हाँ, रेकी को यूज करने के लिए सिंबल्स होते हैं। तो उसमें एक प्रोटेक्शन सिंबल भी होता है। अच्छा। तो हम पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं उस नेगेटिव एनर्जी से, जब भी हम किसी को देना शुरू करते हैं, और फिर हम देते हैं। तो मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया। सुना मैंने भी ज़रूर है कि उनको ये था, हमने दिया तो हमको भी हो गया, लेकिन मेरे पास मतलब मैं कहूँगी लाखों लाखों एक्सपीरियंसेस में मैंने अब तक इतने लोगों को रेकी दे दी, लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं महसूस करी। और मैं क्या क्या नहीं बताऊँ, मतलब एक्सपीरियंस में कैंसर पेशेंट हैं, कोमा पेशेंट हैं, स्किन एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन एक एक्सपीरियंस जो मैं अपना पहला वाला बताना चाहती हूँ, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने सारे लेवल्स सीख लिए थे, तो मैंने कहा मुझे अपना सेंटर खोलना चाहिए। ठीक है, तो ये करीब 25 साल पहले की बात है। तो पहले होता था ना, पैम्पलेट्स चिपका दिए, ये वो छोटा मोटा कर लिया घर में ही, कोई आ जाए तो वो किया मैंने। तो एक कॉल आया मुझे कि मैम मुझे रेकी करवानी है। तो मैंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि मुझे मरे हुए लोगों के और जिंदा लोगों की आवाज़ें आती हैं। ओह, ठीक है। अब ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि कभी ऐसा मेरे गुरु ने भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कोई बीमार है तो उसको ठीक करना है। तो मैंने घर पे ये बात करी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और इन लॉज मेरे साथ रहते थे। तो मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा। तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसा ऐसा एक क्लाइंट है, उसको ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि बेटा, अगर आपको रेकी पे विश्वास है तो बिल्कुल उसको बुलाइए और आप देखिए, उसका इलाज करिए। तो मैंने उनको नेक्स्ट डे बुलाया और उनको रेकी देना शुरू करी। तो मैंने उनसे कहा कि मॉर्निंग में आप आएंगे, आपको टच थेरेपी देंगे, और नाइट में हम आपको डिस्टेंट देंगे। और क्योंकि वो आवाज़ें ना आए तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके सो जाता था, क्योंकि तब अनकॉन्शियस हो जाता। तो मैंने बोला आप ड्रिंक नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है। अब मैंने देना शुरू करी। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 6ठे दिन वो जो आवाज़ आई, उसको ये आवाज़ आई कि तू रेकी लेगा, कैसे लेगा हम देखते हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा आवाज़ आई, मैं क्या करूं? मैंने बोला, मैं भी डर गई कि ये ना हो कि वो आवाज़ें मुझे आने लगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आइए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे रेकी। और आप यकीन नहीं मानोगे, 8वें दिन से वो सब आवाज़ें चली गई। तो ये एक पहला
ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मैं कहूँगी मिरेकल ही है ये बात, क्योंकि कितने डॉक्टर्स ने उसका इलाज करा, इतने तांत्रिक लोगों ने इलाज करा, कुछ नहीं हो रहा था और वो बिल्कुल परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से। तो इस तरह के बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस। तो मैं नहीं मानती कि कोई चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। मैम, इस प्रोसेस में आप क्या डेली खुद भी साधना करते हैं अपनी पूरी एनर्जी को वापस फिल करने के लिए? अब बिल्कुल ये तो करना ही है, हम तो रेकी नहीं छोड़ सकते, वो हमारे जीवन का एक वो बन गया है। तो बिल्कुल सुबह उठ के सबसे पहले हम अपने आप को रेकी देते हैं। और जब कई बार ऐसा होता है कि हम बिजी हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम अपने 7 चक्रास को तो हम दे देते हैं रेकी। ओके, लवली। मैम, जो लोग रेकी कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग बिना सीखे ढंग से नॉर्मली बस सिर्फ किताब पढ़ के या खुद ही ट्राई करने लगते हैं कि हमारे अंदर से ऊर्जा निकल रही है और सामने हीलिंग हो रही है। ये तरीका क्या गलत है? और अगर गलत है तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लोगों को? बिल्कुल गलत है। मैंने पहले बताया कि बगैर गुरु के, बगैर अट्यूनमेंट के आप रेकी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत होगा। और फिर वही चीज़ होगी जो आप पूछ रही थी कि अपने ऊपर एनर्जी आ जाती है क्या, ये सब चीज़ें तो होंगी फिर जब आप प्रॉपरली उसको नहीं सीखेंगे और प्रॉपरली आपको कोई गुरु दीक्षा नहीं देगा, तो वो चीज़ें तो होंगी बिल्कुल। फिर ये बात हो जाती है कि रेकी मत सीखो, ऐसा हो जाता है वैसा। मैं नहीं मानती ये बात। रेकी बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं ये समझती हूँ कि कम से कम हर इंसान को फर्स्ट और सेकंड लेवल तो सीखना चाहिए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। वंडरफुल मैम। मैम, आपकी मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप कुछ भी जो होने वाला होता है वो भी रेकी से पता कर सकते हैं या उसमें आपका टैरो कार्ड रीडिंग काम आता है? नहीं, वो तो टैरो कार्ड रीडिंग ही काम आता है। रेकी इज जस्ट अबाउट हीलिंग। ओके। उसमें प्रिडिक्शन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज इंट्यूशन हो सकता है आपको, जैसे आप कहीं गए, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, आपको ये फील हो जाए कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, या ये जो इंसान है ये नेगेटिव है हमारे लिए, ये चीजें फील हो जाती है क्योंकि एनर्जी है ना। उस इंसान की कैसी एनर्जी है, आपकी कैसी है, इस रूम की कैसी एनर्जी है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रिडिक्शन की बात हम करें तो टैरो कार्ड्स काम आते हैं फिर। लवली। मैम, टैरो कार्ड के पीछे क्या साइंस है? टैरो इज ऑल्सो ऑकल साइंस, बट यहाँ पर आपका इंट्यूशन काम आता है और आपकी प्रैक्टिस काम आती है। टैरो जो है और स्टडी काम आती है इसमें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उस कार्ड से, वो कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है ना, वो बातें करने लगते हैं कार्ड्स आपसे। ओके मैम, इज इट सिमिलर टू प्रश्न कुंडली? जैसे एस्ट्रोलॉजर्स में, जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली पूछी जाती है कि आपके मन में जो उस वक्त सवाल आया उसका उत्तर वो कुंडली दे जाती है, वैसे ही टैरो कार्ड्स भी वर्क करते हैं? कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। मैम, रेकी पे तो काफ़ी डीप में बात हुई, टैरो कार्ड पे प्लीज़ मुझे और डिटेल में बताइए कि टैरो कार्ड्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं? बेसिकली देखो, टैरो तो हमें सीखना तो पड़ेगा, जब तक हम एक कार्ड के बारे में सीखेंगे नहीं क्या बताएंगे, ठीक है। हाँ, टैरो कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है, बट आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक एक कार्ड पे 78 कार्ड्स हैं। अब जैसे एक कार्ड है वही 78 कार्ड्स हैं। आप आई, आपने अपने मैरिज के लिए पूछा, ठीक है, दूसरा क्लाइंट आया, उसने अपने एजुकेशन के लिए पूछा, तो कार्ड तो वही है 78। तो ये हमें बताना आना चाहिए कि यही कार्ड सेम जो है ये मैरिज के लिए क्या बताता है और यही कार्ड सेम जो है एजुकेशन के लिए क्या बता रहा है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं एक सेशन, तो हम अपने ईष्ट देवता को याद करते हैं, वो हेल्प करते हैं उस पर्सन की कि कौन सा कार्ड उठाना है जो उसके लिए सही रहेगा। तो फिर वो कार्ड वही उठाते हैं जो ऑटोमेटिकली वही हाथ जाएगा उनका। कई बार कोई होता है वो एक ही तरफ से उठाता रहता है, कई बार 3 तरफ से कोई उठाता है, सब वो हेल्प कर रहा है ऊपर वाला उसको। तो वो उसकी हम कॉल करते हैं, कुछ एंजल्स को बुलाते हैं, कुछ अपने ईष्ट देवता को बुलाते हैं कि जो क्लाइंट आया है उसका नाम लेके कि इसकी हेल्प करो कार्ड्स पिक करने के लिए। तो इस तरह से वो वर्क करते हैं फिर। लवली। मैम, थोड़ा सा आपकी फील्ड से हटके कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, आपका व्यू जानना चाहती हूँ। मेन वो है जैसे हम देवी देवता की एनर्जीज की बात करते हैं, है ना, और हम डेस्टिनी की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि देवी देवता से हटके भी हमें मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि हायर क्रिएटर तक हम पहुंच पाए। इन सब चीज़ों पे आपका क्या व्यू है? बिल्कुल, देखो, एक होती पूजा हम करते हैं, ठीक है ना, और एक मेडिटेशन। दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि
मोरलेस जैसे पैरेलल चलती हैं, ओके। है ना। पूजा आप करते हैं तो वहां भी ध्यान लगते हैं, चाहे हम 10 मिनट करते हैं, हम आरती करते हैं, कुछ भी एक मंत्र बोलते हैं, लेकिन फोकस हमारा पूरा वहां रहता है। इसी तरह से जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा फोकस हमारा थर्ड आई पे रहता है ना। लेकिन वो पैरेलल चलती हैं साथ में, और बिल्कुल वो ही हमें उस लेवल तक पहुंचाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि दोनों ही चीजें बराबर हैं और दोनों चीजें जरूरी हैं, और जो ये कर रहा है उसको वो भी करना चाहिए ताकि और हायर लेवल तक वो पहुंच सके। तो देवी देवता क्या वो माध्यम है कि जैसे कुछ लोग जिनको लक्ष्मी चाहिए तो वो लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कुछ लोग गणेश जी को नॉलेज के लिए पूजते हैं, तो देवी देवता तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी है, तो क्या ये माध्यम है क्रिएटर तक पहुंचने के लिए? क्या चीज माध्यम है, मतलब देवी देवताओं की बात कर रहे हैं हाँ, आप देवी इसमें? देवता के थ्रू आप क्या हायर एक एनलाइटनमेंट जिसको आजकल बोलने लगे हैं मोक्ष की तरफ, क्या देवी देवता के थ्रू होते हुए गुजरते हैं लोग? बिल्कुल, क्योंकि वही एक बहुत पवित्र चीज है ना। जब तक हम उनकी नहीं करेंगे तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बहुत सारी शुद्धियां होती हैं अपने शरीर की, तो तभी हम उस मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल जरूरी है वो भी। मैम, आप अपनी साधना में जब भी आज तक, जैसे आपको 28 इयर्स हो गए हैं, तो आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस पाए हैं और आपका लाइफ को लेके विजन क्या है? ओके, मैंने अपने अंदर बहुत चेंज देखा। एक तो बहुत धैर्य हो गया है लाइफ में, बहुत स्टेबिलिटी है, ईगो खत्म हो गया है, फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ बोल रहा है तो ठीक है। ये चीजें आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत ईगो है लोगों के अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल, मैं सोचती नहीं हूँ उस तरफ की इसने कुछ बोला या क्या बोला। अपने ही हम उसमें रहते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, ठीक है ना। और लाइफ मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाना है, और जो हमारे गुरु ने सिखाया है कि हमें देना है, जब तक दोगे नहीं मिलेगा नहीं, तो बस देते हुए चले जाना है। जो भी है हमारे पास वो हमें आगे देते हुए निकलते चले जाना है बस। लवली मैम। मैम, कुछ लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, किसी के जैसे इंटेंशंस गलत होते हैं, रेकी सीख तो जाते हैं बट रॉन्ग इंटेंशंस के लिए कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक में भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ है? मतलब कोई ऐसा मिला है हाँ मुझे? जी। मैंने सुना बहुत है इस तरह से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो चीज़ मैंने सीखी है रेकी में कुछ ब्लैक मैजिक है नहीं, कुछ नेगेटिव है नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब लोग ये बताते हैं कि उन्होंने रेकी सीखी और वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि रेकी में या तो आपकी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। ओके। ठीक है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी फ्रेंड को एक जॉब के लिए रेकी चाहिए थी, मैंने उसको रेकी दी, ठीक है। वो उसकी ड्रीम जॉब थी, और जो वो जॉब कर रही थी वहां वो वाइस प्रेसिडेंट थी, पिछले 20 साल से वहां जॉब कर रही थी, ठीक है। तो वो बहुत छोटे लेवल से वाइस प्रेसिडेंट बनी, पर उसका ड्रीम जॉब कोई और था। अब जब मैंने उस ड्रीम जॉब के लिए रेकी दी, वहां से इंटरव्यू आया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो बीमार पड़ के बेड रेस्ट उसको बोला। तो जब उसको रिजाइन करना था उस वक्त वो बेड पे मतलब रेस्ट करने लगी, तो वहां वो रेजिग्नेशन नहीं दे पाई, क्योंकि वहां उसको छुट्टी मिल गई 1 महीने की, वो वाइस प्रेसिडेंट थी, और दूसरी जगह वो ऑफिस बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ उसका काम हो गया, लेकिन उसको एक प्रोटेक्शन भी मिल गई कि वापस वो वहीं चली गई, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नेगेटिव होता है। तो आई डोंट नो, ये मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं कि कुछ नेगेटिव हुआ हो, या तो आपका काम होगा या नहीं होगा, ऐसा है। मैम, ये जो आपने एग्जांपल दिया प्रॉपर कर्मा को डिपिक्ट करता है कि रेकी से आई गेस कर्मास नहीं बदले जा सकते, रेकी से आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और रेकी से आप चीज़ों को शायद फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट जो होना है वो तो होगा। लेकिन देखो, जो चीज होनी है वो तो होनी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है ना, ये चीज हो सकती है। अब हम किसी के पढ़ाई के लिए देते हैं कि भाई इसका नीट क्लियर हो जाए, इसका क्लैट क्लियर हो, लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेगा नहीं होगा ना। तो हम बोलते हैं मेहनत करो, है ना, क्वेश्चंस वही आएंगे जो तुम्हें याद हैं। यहाँ रेकी हेल्प कर देगी, लेकिन पढ़ाई तो तुम्हें करनी है ना, कर्मा तो देखो जरूरी है। लवली मैम। मैम, टैरो कार्ड में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि जो लोग नहीं शेयर करते हैं?
हाँ, जैसे टैरो कार्ड्स में हमें पता चल जाता है, जैसे कोई डिलीवरी की बात पूछे तो बेटा है बेटी, ये हम नहीं बताते हैं। आते भी हैं ऐसे लोग पूछने के लिए अच्छा। कि क्या होगा, बेटा होगा बेटी, लेकिन दैट इज नॉट गुड, है ना, नहीं बताना चाहिए, तो वो नहीं बताते। डेथ प्रेडिक्शन हो जाती हैं, वो नहीं बताते हम। अब जैसे एक मैं अपने अपने ही घर का बताती हूँ कि वो आए पूछने के लिए, तो कि मुझे अगर शहर चेंज करना है तो कैसा रहेगा, और इसी शहर में रहूं तो कैसा रहेगा। तो शहर आप चेंज करते हैं तो उसमें आया कि अच्छा रहेगा, और शहर नहीं चेंज करते हैं तो एक कार्ड है जिसको हम टावर कहते हैं, दैट इज नॉट गुड। सडन टावर में आप देखेंगी फोटो ऐसा है कि बम फट रहा है और सब नीचे गिर रहा है, तो दैट इज एंड, सडन एंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि अगर इसी शहर में रहेंगे तो हमें सडन एंड दिख रहा है कुछ, तो कैसे एंड हो सकता है, तो हो सकता है कि लड़ाई हो जाए कुछ, मतलब मैंने ऐसे ही बताया उसको। पर फाइनली वो नहीं गया, ठीक है ना। अब वो कुछ भी बात रही होगी, वो नहीं गया और वो यहीं रहा, और उसकी सडन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऐसे तो ऐसे बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो क्या कर सकते हैं उसमें, वही बात है कि जब आप पूछने आए या तो उसको फॉलो करिए, है ना। आपने फॉलो नहीं किया तो फिर हो गया इस तरह से। मैम इसमें जैसे सबकॉन्शियसली भी कई बार बातें बैठ जाती हैं, जैसे आई रिमेम्बर मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि बचपन में कोई एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कह दिया और वो दिमाग में बैठ गया। ऐसी चीज़ें भी वर्क करती हैं कि सबकॉन्शियसली अगर पहले से कुछ गलत चीज़ें फीड हो जाएं आपके दिमाग में तो वो भी एक रियलिटी बन जाती है। वो अगर चीज होनी है तो होगी वो चीज। अब इसमें मैं एक और बताती हूँ कि मेरे पास एक फैमिली आती थी, साल में एक ही बार आते थे वो लोग, ठीक है। तो हर साल पूछने आते थे। तो एक बार ये उन्होंने अपने फादर के लिए पूछा, तो उसमें आया कि उनकी हेल्थ खराब होगी। तो मतलब कार्ड ऐसा है कि पैसा जा रहा है। तो उससे मैंने रिलेट किया कि जब पैसा जा रहा है हेल्थ पे, इसका मतलब है कि हेल्थ खराब होगी आपकी। तो मैंने बोला थोड़ा ध्यान रखिएगा हेल्थ पे। तो बोले ठीक है, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि वो आ ही रहा था कि पैसा जाना है। अब वो फिर एक साल बाद आए, तो बेटा लेके आता था, एक्चुअली वो बाहर रहता था, तो जब भी आता था पेरेंट्स को लेके आता था मेरे पास। तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं हम नहीं पूछेंगे, इन्होंने बताया था कि भैया वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, और वो सच में चले गए। तो बेटा ने बोला कि देखो अगर मैडम ये देख के भी बोलती कि नहीं नहीं सब अच्छा है, और फिर हॉस्पिटलाइज जाते होते तो आपको कैसा लगता, है ना। तो जो सच्ची बात है वो बतानी है आपको टैरो में। ये चीज है, अगर आप नहीं बताएंगे, सब अच्छा अच्छा बताएंगे, तो ऐसा नहीं होता लाइफ में। तो कुछ लोग सिर्फ अच्छा अच्छा ही सुनने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। लाइफ में अच्छा बुरा सब होता है। तो जो चीज सामने आ रही है आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर रखना है। फिर उसके आप रेमेडीज बताइए, वही जैसा मैंने बताया कि थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाएगा, है ना, उस चीज का। ये हो सकता है। टैरो कार्ड में भी जैसे रेमेडीज अलग लेवल की होती हैं कुछ? नहीं, रेमेडीज यही होती हैं अपना, हम वास्तु रेमेडीज या कोई मंत्र बता दें, रेमेडीज तो वही होती हैं। कि जो भी आपको रेमेडीज आती हैं, आप कोई स्टोन बता दीजिए, कोई क्रिस्टल बताइए, ऐसे रेमेडीज इस तरह की होती हैं। तो वो बता सकते हैं आप। ओके मैम, इससे एक और क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन आया है कि जैसे राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को एनर्जी दी थी, तो क्या वो भी एक सिमिलर टेक्निक है जैसे रेकी में होता है, हम किसी को एनर्जी देते हैं और उसमें फिल करते हैं? क्या उसी तरीके से हमारे देवी देवताओं की जो हम इंडिया में करते हैं, मूर्त बिठाते हैं, स्थापना, उनकी भी क्या एनर्जी फिलिंग वैसी ही टेक्निक से होती है? तो किस तरह से दी थी राम जी की एनर्जी, आपने क्या देखा था बताइए। एक्चुअली कुछ पंडितों ने लगातार मंत्रों का उच्चारण किया। हाँ जी। और फिर उन्होंने कुछ मतलब धातु भी ऐड करते हैं हमारे हिंदू में। तो आप बताइए उसमें कैसे चीजें वर्क करती हैं? फिर वही चीज हो गया कि जब हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, है ना, तो जाप हमारे यूनिवर्स में फ्लो कर रहे हैं, फिर वही का कनेक्शन आ जाता है ऊर्जा का, है ना, और फिर वो काम करने लगती है। बल्कि आपने इस बार देखा होगा कि वो सूरज की किरणें राम जी के थोड़े टाइम के लिए थर्ड आई पे की थी। तो सूरज की किरणें क्या है, फिर वो रेखी से, तो सब मिलती जुलती चीजें हैं, और सब कॉस्मिक हैं, सब यूनिवर्स में है। उसको किस तरह से कौन कैसे यूज कर रहा है ना, सबके अलग अलग थेरेपीज हैं, बस वही है। लेकिन हाँ बिल्कुल ये सब काम करती हैं। मैम इस पे अगर मैं कलेक्टिव कर्मा पे आपसे बात करूं, जैसे आपने कहा कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी कैलामिटीज हो जाती हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन एक आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि क्या
जैसे 200 लोग 300 लोग इकट्ठा किसी एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या इन सब की डेस्टिनी डिसाइडेड थी, या कुछ उस एरिया की एनर्जी ऐसी है, या कलेक्टिव कर्मा कहीं वर्क करता है? इस पे आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि कलेक्टिव कर्मा कहीं वर्क करता है, क्योंकि अब देखिए एक्सीडेंट होता है ना, प्लेन एक्सीडेंट की बात करें या कोई और एक्सीडेंट, उसमें छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या कर्मा है? कई बार ये थॉट आता है मेरे दिमाग में, है ना, उनका क्या कर्मा था? और मुझे ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ कुछ हो उनका ऐसा, लेकिन कलेक्टिव रहता है ये कि ज्यादा रेशो में ऐसे लोग थे और उसमें दूसरे लोग भी चले गए, ये चीज। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन मार्क तो है बहुत बड़ा कि दूसरे लोग क्यों गए साथ में। या एक मुझे याद है, एक पाकिस्तान में हुआ था प्लेन क्रैश, शायद आपको याद हो, 2-3 साल पहले, वो घरों में चला गया था, याद है? उसमें एक लड़का बच गया था, सबसे आगे बैठा था वो, और वो एक ही लड़का बचा था। तो ये भी है, देखिए कि कहते ना, जाको क्या है वो, जाको राके साइया मार सके ना कोई, है ना। तो अब वो एक कैसे बच गया? तो कहीं ना कहीं कर्मा तो है रिलेटेड। मैम वंडरफुल, एक्चुअली ये टॉक्स पे तो मैं कंटिन्यूसली बात कर सकती हूँ। जैसे कि क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ बुरा क्यों रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो अपने लेवल पे सब सही कर रहा है, और हर इंसान अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से सब सही ही कर रहा होता है। तो कर्मा आपके लिए क्या है? आप कैसे डिफाइन करते हो कर्मा को? मैं समझती हूँ कि हम इस लाइफ में अगर सही कर्मा कर रहे हैं, बिल्कुल हम सही सोच के कर रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, बट हमने जो सीखा है रेकी में कि कर्मा आपको इतना तक पता होना चाहिए कि एक चींटी, एक मच्छर, ठीक है ना, इस तक को नहीं मारना, वहां भी आपका कर्मा जाता है। तो हम तो देखो मच्छर को मार ही देते हैं, है ना, चींटी हमारे पैर के नीचे आ ही जाती है, ठीक है। कभी ना कभी हम एक नेगेटिव थॉट किसी के लिए सोच ही लेते हैं। इवन मैं एक ये बताऊंगी कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं, उसका थैंक्स नहीं बोलते, फिर ये सब कर्मा ही तो है। जरूरी नहीं कि आपने दान किया और आप कर्मा सही हो गया आपका, ये ऐसा नहीं है ना। तो आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे कर्मा देखना पड़ेगा, तभी वो कर्मा माना जाएगा। और अगर आप फिर इस पे विश्वास करते हो कि जन्मों पे, तो फिर तो आप भूल ही जाइए पास्ट लाइफ में आपने क्या करा है, मालूम नहीं, है ना। तब वो इस लाइफ में भोग रहे हैं आप। लेकिन मैं इस लाइफ की बात करूंगी कि आप जितना अच्छा कर सके करिए, पर इतनी छोटी छोटी चीजें आपको फिर फॉलो करनी पड़ेंगी, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लवली मैम, आज की जो यूथ है, बेसिकली जो जेनजीज और मिलेनियल्स अभी आ रहे हैं 2000 के बाद वाले सारी जनरेशन, वो बहुत शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। मतलब आप उनको बोल दीजिए मेडिटेशन करने के लिए, तो वो बैठ के 5 मिनट भी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। और ऐसे में बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिस पे बात हो रही है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, जल्द से जल्द कोई चीज़ रियलिटी पे कैसे मैनिफेस्ट की जाए। आपकी नज़र में मैनिफेस्टेशन का सही मतलब क्या है? मैं तो यही समझूंगी कि मैनिफेस्टेशन ध्यान लगाना होता है। जब तक आप सुकून से बैठ के ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी आपकी। हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनको कुछ रेमेडी बोलो तो वो कहते हैं मैडम आप ही कर लीजिए हमारे लिए। अब ये बताओ कि एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि भूख आपको लगी रोटी हम खा लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। करना तो आप ही को रोटी बनानी पड़ेगी, है ना, फिर खानी पड़ेगी, तभी होगा। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, और शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ नहीं है। ये जो चीजें चल रही हैं आज के डेट में, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्मा, आपका मेहनत, है ना, आपका मेडिटेशन, आप पे कितना, आप खुद अपने पे कितना काम कर रहे हैं, तभी होगा वो चीज। लवली। तो मैम, आज की यूथ के लिए आपके पास कोई मैसेज, कि कोई ऐसी स्टेप्स हैं 2 या 3 जिसके थ्रू वो अपने आप को थोड़ा और धैर्य में ला सकते हैं? एक मेडिटेशन तो तरीका है ही, पर दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में, जैसे ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो आपके थ्रू वो सीख पाए? मैं ये चाहूँगी उनको ये कन्वे करना कि मतलब अभी क्या कि जो हम देख रहे हैं रिलेशनशिप्स पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना।
तो मतलब छोटी छोटी चीजें कि मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, आई डोंट नो ये क्या होता है। हमारे टाइम में तो ये सब थी नहीं। इवन मुझे इतनी हंसी आती है सोच के कि स्टेटस नहीं देखा। अरे भैया स्टेटस क्या है, हम तो डालते नहीं है स्टेटस, ठीक है ना। तो उन्होंने इसने नहीं देखा उसने देखा, मत चलाओ इतना दिमाग अपना, है ना। ये सब वो है, ट्रैश कैन है ये सब। तो अच्छी जगह दिमाग चलाओ अपना, है ना। थोड़ा सा शांति में काम करो। अब हमारे टाइम जो रिलेशनशिप थे उसमें तो कोई स्टेटस नहीं था, फोन तक नहीं थे, ठीक है ना। तो बस ये है कि आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंस नहीं है आज के टाइम में इंसान के पास, यूथ के पास बेसिकली। वो नंबर 1 चीज है। फिर ईगो, वो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा है ईगो लोगों में। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर वो उसके साथ साथ बदले की भावना आने हाँ, लगती है। वो एक फिर पैरेलल चलता है। हाँ, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैम, बीइंग अ वुमेन, आप आज की जनरेशन में जो सिंगल मदर्स हैं या जो वर्किंग मदर्स हैं, क्योंकि फेमिनिज्म का एक खतरनाक दौर चला है जिसको लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया है। फेमिनिज्म के नाम पे आप अपने अंदर की सौम्यता को ख़त्म कर रहे हैं। तो उस बारे में आप कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे आज की जो जनरेशन में जो लड़कियां देख रही हैं? हाँ देखिए, जितनी स्ट्रगल पहले रही है ना, आज की डेट में उतनी स्ट्रगल नहीं है ना फीमेल्स के लिए। उनके पास बहुत सारे एजुकेशन ऑप्शंस भी हैं और बाहर निकलने का मौका है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकती हैं अब। तो मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल उनको आगे बढ़ना चाहिए और ये सब चीज़ों में भी आगे रहना चाहिए ताकि उनको ये एनर्जीज का पता हो। क्योंकि अब वो बाहर निकलती हैं तो उनको 10 लोग मिलते हैं, कैसे हैं, क्या हैं, है ना। इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो अगर आपके पास ये एनर्जीज भी हों तो आपको इंट्यूशन होगा, समझ आएगी बाहर निकलने के बाद। तो आज के टाइम में फेमिनिन के पास बोल्ड भी हो गई हैं। तो पॉजिटिव, मैं तो उसको पॉजिटिव मानती हूँ कि बाहर निकल के चीजों को समझना, पहले नहीं था ये सब चीजें। तो बिल्कुल, और ये है कि वो घर भी देख लेती हैं और बाहर भी देख लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं। इसके चलते मैम बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में भी आजकल डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आप रिलेशनशिप पे अभी टच कर चुके हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप टिप्स हैं आपके थ्रू जो लोग सुन रहे हो? अब जैसे आपने डाइवोर्स की बात करी, तो अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं है मेल में, है ना। इसीलिए क्योंकि अब फीमेल तो आगे निकल रही है, तो ये चीज नहीं है उनके अंदर कि कैसे, है ना। और हम अगर और पीछे की जनरेशन में जाएं तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो तो अभी पीछे ही चल रहे हैं, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। कितने ऐसी फैमिलीज मैंने देखा है कि उन्होंने MBA लड़की से शादी कर ली लेकिन उसको घर में रह के काम करना है, अपना करियर उसने खत्म कर दिया, है ना। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि भाई जमाना जो है साथ पे साथ चलने का है। तो बजाय वो आप अपनी वाइफ को पीछे से हाथ रख के रोकने के जगह साथ में हाथ रखें उसके कंधे के और साथ में चलें, तो आप समझ पाएंगे उसको, है ना। तो ये जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी खत्म होगी। लवली लवली मैम। मैम थैंक यू सो मच। बहुत ही वैल्यू एडिशनल पॉडकास्ट रही है ये। हमने ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स पे टच किया है एंड आई नो आपके थ्रू यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रियलिटी में दिख रहा है फिजिकली, उसके बियॉन्ड की जो डायमेंशन है जिसमें एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज बहुत तेज़ी में वर्क कर रहे हैं, उस पर वर्क करें। अपने पुराने जो हम योग, क्योंकि हम हिंदुस्तान में योगियों के जनरेशन से हैं और हम वो टाइम भी देख चुके हैं जब टेलीपैथी भी वर्क करती थी, जब फोन नहीं होते थे, क्योंकि हमारा शायद माइंड उस टाइम पे फोकस था और हम एनर्जीज ट्रांसफर कर पाते थे बहुत इजीली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वापस उस एनर्जी को अपनाएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अपनाएं। मैम लास्ट क्वेश्चन है कि आप उन लोगों को जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई एक ऐसा लेसन जो आप देना चाहें? मैं देखिए 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि जो आजकल के बच्चे टैरो सीख रहे हैं,
या रेकी सीख रहे हैं, देखो मैं ये चाहूँगी कि वो अपना एक गुरु बनाएं, एक गुरु का चयन करें प्रॉपरली। जो ये ऑनलाइन 2 दिन का 4 दिन का ये कुछ नहीं होता है, इससे मैंने देखा है लोग गलत प्रेडिक्शंस भी दे रहे हैं। बेस्ट ये रहता है कि आप एक गुरु बनाएं और उससे प्रॉपरली सीखें, ठीक है। और गुरुओं के लिए मुझे ये कहना है कि अपने अंदर ना रखें चीज़ें। मैंने अभी देखा है कि कुछ लोग रेकी सिखा रहे हैं लेकिन 4th लेवल नहीं सिखाते हैं। अभी ये 4th लेवल तो हमारे टाइम होता था, अभी 3A 3B चलता है, ठीक है ना। 3B इज टीचरशिप, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको सिखाओ। आपने 100 लोगों को सिखाया, वो 100 लोगों को सिखाएंगे, आगे 100 लोग, है ना। तो ये चीज हम स्प्रेड करेंगे ना, जितना ज्यादा स्प्रेड हो, एक इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता है। तो ये चीज रोको नहीं, इसको प्लीज स्प्रेड करिए जितना कर सकते हैं, दीजिए लोगों को। मैम जैसा आपने कहा, वंडरफुल मैम एक्चुअली, बट जैसा आपने कहा कि और लोगों को स्प्रेड कीजिए, उस वक्त ये कॉन्शियसली आया कि जितना आप लोगों को सिखाएंगे एनर्जी से डील करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होते जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जैसे लोग सिर्फ 12-12 घंटे फ़ोनों पे निकाल रहे हैं और एक थॉट आपका हार्डली 2 से 3 सेकेंड्स में बदलता जा रहा है, कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन और इन एनर्जी डीलिंग के थ्रू आप कॉन्शियस होते जाओगे। और एक और बात है कि आप इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि देखिए जब नेचुरल कैलामिटी होती है ना, अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, सुनामी होता है, तो ये जो चीज़ें रहती हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं सब ठप हो जाती हैं। फिर हमारे ये 2 हाथ ही काम आते हैं, है ना। हम इन्हीं से हम लोगों को एनर्जी सेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं टच करके। हमारे गुरु ने हमें इसलिए ये बताया कि जितना देना दे सकते हो दो, स्प्रेड करो। मैं तो सिखाती हूँ, जितना मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं सबको सिखाया कि भैया तुम्हें आगे और सिखाना है, सिखाओ। लवली, ठीक है ना। मैम आपको पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए कैसे, क्या जरिया है आपके लिए? पर्सनली तो मैं इंस्टा पे हूँ और मेरा नंबर ले लीजिए, ये हो सकता है बिल्कुल। हाँ, सो कांटेक्ट फॉर द करिए। व्यूअर्स, हम आपकी सारी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सो एंड आई गेस आप जैसे हीलर्स और बड़े दुनिया में, और आपका जो विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हीलर्स बन जाएं इस लाइफ में, आई गेस वर्ल्ड को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। मैम दिस इज जस्ट अ स्मॉल जेस्चर फ्रॉम माइंडील एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू।